चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारतीय समाज वाले पुस्तक के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में देखेंगे। दूसरे अध्याय में भारतीय जनसंख्या की संरचना और गतिशीलता के बारे में पढ़ने के बाद अब हम सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या सिर्फ अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है, परंतु यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर आपस से संबंधित वर्गों और समुदाय से बना हुआ एक समाज है। यह समुदाय सामाजिक संस्थाओं और संबंधों के द्वारा बने हुए हैं और प्रचलित भी है। इस अध्याय में हम भारतीय समाज की 3 प्रमुख संस्थाओं को विस्तार से पढ़ेंगे और नामतः जाति, जनजाति एवं परिवार के बारे में देखेंगे। जाति एवं जाति एवं अनुजाति व्यवस्था के बारे में देखें तो किसी आम भारतीय नागरिक की तरह आप भी जानते होंगे कि जाति एक प्राचीन संस्था है जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। और परंतु 21वीं सदी में रहने वाले किसी भी भारतवासियों की तरह आप भी जानते होंगे कि जाति केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। यह दो जातियां या एक जो भारत के अतीत का हिस्सा मानी जाती है और दूसरी जो भारत के वर्तमान का हिस्सा है, कहाँ तक समान है। और इस खंड में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं अतीत में जातियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं अतीत के जाति के बारे में। तो जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था है। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद ही है। हालांकि यह हिंदू समाज की संस्थागत विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय से भी फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में भी। माना जाता है कि अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है और पुर्तगाली कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द कास्ट का अर्थ एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है, जिससे भारतीय भाषाओं में प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ करते हुए 2 विभिन्न शब्दों वर्ग और जाति का अर्थ में उपयोग किया जाता है। वर्ग जिसका शाब्दिक अर्थ तात्पर्य है रंग, समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ग कहा जाता है। हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है, जो कि जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्धों से पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर बना हुआ है। इन्हें कभी कभी पंचम या 5वीं श्रेणी में रखा जाता है। और जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार या वंश किस्म इनको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चेतन वस्तुओं से लेकर पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल होते हैं। भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः जाति संस्था के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि यह दिलचस्प है कि भारतीय भाषा बोलने वाले लोग अंग्रेजी शब्द कास्ट का प्रयोग भी करने लगे हैं। वर्ण और जाति के आपसी संबंध की सटीक व्याख्या क्या हो, और यह प्रश्न विद्वानों के बीच अटल कलबाजी और बहस का विषय रहा है। सबसे सामान्य व्याख्या यह है कि वर्ण को एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सके, वहीं जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उप वर्गीकरण के रूप में समझा जा सके, जिसमें सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों जातियों एवं उपजातियों से बनी अत्यधिक जटिल व्यवस्थाएं शामिल होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ 4 वर्गों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान है, वहीं जाति अधिक्रमण के वर्गीकरण क्षेत्रीय है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। इस बात पर भी मतभेद है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित काल क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि 4 वर्गों का वर्गीकरण लगभग 3000 साल पुराना है, और हालांकि 3000 साल पुराना है। हालांकि विभिन्न काल समयों में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे हैं, इसलिए यह मान लेना कि एक समान व्यवस्था 3000 वर्षों से चली आ रही है। और अपने आप को भ्रमित करना होगा। और अपने प्रारंभिक काल वैदिक काल 900 से जो 500 ईसा पूर्व के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में पूर्ण व्यवस्था ही की है, और इससे के केवल 4 विभाजक थे। यह विभाजक बहुत विस्तृत या बहुत कठोर नहीं थे, और यह जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। इस वर्गों के बीच स्थान परिवर्तन संभव ही नहीं बल्कि सामान्य भी था। अतः उत्तर वैदिक काल में ही जाति एक कठोर संस्था बनी, जिससे हम जाति की प्रसिद्ध परिभाषाओं द्वारा परिचित है। जैसे जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएं निम्न है। जैसे पहला है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति से ही जन्म लेता है, और जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होता। हम अपनी जाति को
कभी भी बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, या हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हमें जाति में शामिल होना है या नहीं है। हालांकि ऐसे उदाहरण है जहां एक व्यक्ति को उसकी जाति से निकाला भी दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल है। और जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों से ही हो सकते हैं। तीसरा है जाति सदस्यता में खाने और खाना बंटवाने के बारे में नियम भी शामिल है। जिस प्रकार का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं खा सकते हैं यह निर्धारित है, और इसके साथ खाना बांट कर खाया जा सकता है या यह भी निर्धारित है इसमें। चौथा है जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अतिक्रमण में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अतिक्रमण के एक निर्धारण स्थान होते हैं, जहाँ अनेक जातियों की अतिक्रमण स्थिति और विशेषकर मध्य क्रम की श्रेणियों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल सकती है, पर अधिक्रम हमेशा पाया जाता है। पांचवा है जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपविभाजन भी है और कभी कभी उप जातियों में भी उप जातियां होती है, जिसे खंडात्मक संबंध कहते हैं। और छठा है कि पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती है। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है, अतः वह व्यवसाय वंशानुगत थे, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। दूसरे ओर एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति से जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग अपना सकते थे और किसी दूसरी जातियों के सदस्य वह काम नहीं कर सकते हैं। यह विशिष्टता निर्धारण नियम है जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। और चूंकि यह निर्धारण नियम हमेशा व्यवहार में नहीं थे, हम यह नहीं कह सकते कि यह नियम किस सीमा तक जाति की अनुभाविक वास्तविकता अर्थात उस समय के लोगों के लिए इसका निश्चय अर्थ निर्धारित करते थे। जैसे कि आपके सामने है, अधिकांश निर्धारण नियमों से प्रतिबंध शामिल है। ऐतिहासिक सूत्रों से यह साफ तौर से साबित हुआ है कि जाति एक बहुत असमान संस्था है, और जहां कुछ जातियों को तो इस व्यवस्था से बहुत लाभ रहा, वहीं अन्य जातियों की इसकी वजह से अधीनता एवं कभी न कभी समाप्त होने वाली श्रम का जीवन जीने का दंड भुगतना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई, उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर कभी भी उसकी जीवन स्थिति बदलना असंभव था। चाहे वह जाति वे लोग उच्च स्तर के लायक हो या ना हो, उनका स्तर हमेशा उच्च ही रहता था, जबकि निम्न जाति के लोगों का स्तर हमेशा निम्न ही रहता। और सैद्धांतिक तौर पर जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के दो समुच्चय के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। एक भिन्नता और अलगाव पर आधारित है और दूसरा संपूर्णता और अधिक्रमण पर आधारित है। हर जाति से यह अपेक्षित है कि वह दूसरी जाति से भिन्न हो और इसलिए वह प्रत्येक अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। और अतः जाति के अधिकांश धर्म ग्रंथ सम्मत नियमों की रूपरेखा जातियों की मिश्रित होने से बचाने के अनुसार बनाई गई है। इन नियमों में शादी, खान पान एवं सामाजिक अतः क्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम शामिल है। वहीं दूसरी ओर इस विभिन्न एवं पृथक जाति का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती है। इससे भी आगे यह सामाजिक संपूर्णता यह व्यवस्था समानतावादी व्यवस्था होने की वजह अधिक्रमित व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी भी होता है, एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था जो ऊपर से नीचे जाती है और उसमें प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की अतिक्रमिक व्यवस्था शुद्धता और अशुद्धता के बीच अंतर पर आधारित होती है। यह विभाजन या शुद्धता अशुद्धता से आशय है सुचिता और अशुचिता से, और यह विभाजन जिससे हम पवित्र के करीब मानने में विश्वास रखते हैं, यानी अतः कर्मकांड की शुद्धता के लक्ष्यार्थ से उसके और जिसे हम पवित्र से परे मानते हैं या उसकी विपरीत मानते हैं, अतः वह कर्मकांड के लिए प्रदूषित होते हैं। उसके बीच है ये, और वह जातियां जिन्हें कर्मकांड के दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान उच्च होता है, और जिनको कम शुद्ध या अशुद्ध माना जाता है उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। जैसे कि हर समाज में होता है, सामाजिक स्तर से भौतिक शक्ति अर्थात आर्थिक या सैन्य शक्ति से नजदीकी से जुड़ी होती है, अतः जिनके पास शक्ति
शक्ति होती है उनकी स्थिति उच्च होती है, और जिनके पास शक्ति नहीं होती है उनकी स्थिति निम्न होती है। इतिहासकारों का मानना है कि जो लोग युद्धों में पराजित हुए थे उन्हें अक्सर निम्न जाति की स्थिति मिली, और अंत में यह भी कहा जा सकता है कि जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है, उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे एक दूसरे की सहयोगी होगी एवं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और दूसरे शब्दों में प्रत्येक जाति के व्यवस्था में अपना स्थान तय है और वे स्थान किसी भी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता। चूंकि जाति व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, अतः व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन के अनुरूप कार्य करती है, परंतु सैद्धांतिक तौर पर यह किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं देती। ये एक है सावित्रीबाई फुले। इनका कहना है कि सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विश्वविद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी, और जो पुणे में स्थापित किया गया था। इन्हें अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया, क्योंकि ये जाति व्यवस्था को नहीं मानती थी, और उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय की शुरुआत भी की थी। इनकी प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल करने में भी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये हैं ज्योतिबा गोविंदराव फूले। ये ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की ओर घोर निंदा की। 1873 में इन्होंने सत्यशोधन समाज की स्थापना की, जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। उसके बाद ये है अयन कली। इनका जन्म हुआ था 1863 में, 1914 में मृत्यु हुई थी। ये अयन कली का जन्म केरल में हुआ था, और ये निम्न जाति एवं दलितों के नेता थे। और अनेक प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली। उसके बाद देखते हैं उपनिवेशवाद और जाति के बारे में। प्राचीन काल की तुलना में हम अपने हाल के इतिहास में जाति के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। यदि यह माना जाए कि आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ, तो 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल यानी मोटे तौर पर 1800 से 1947 तक लगभग 150 वर्ष, और उसके बाद स्वतंत्र उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद अथवा औपनिवेशिक शासन के बाद के काल यानी 1947 से आज तक के 7 दशक के बीच स्वाभाविक विभाजन रेखा मान सकते हैं, और एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों द्वारा मजबूती से आकार प्रदान किया जा सकता है। विद्वजन इस बात पर सहमत है कि औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन आए। वस्तुतः कुछ विद्वान तो कहते हैं कि आज जिसे हम जाति के रूप में जानते हैं वह प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है, और यह सभी परिवर्तन जानबूझ या सोच समझ कर नहीं लाए गए। प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों ने देश का कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्थाओं की जटिलता को समझने के लिए प्रयत्न शुरू किए, और इन प्रयत्नों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जातियां तथा जातियों की प्रथाओं तौर तरीके के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित रीति से गहन सर्वेक्षण किए गए हैं, और उनके विषय में रिपोर्ट तैयार किए गए हैं। और अनेक ब्रिटिश प्रशासक प्रशासनिक अधिकारों होने के साथ साथ शौकिया तौर पर निर्जाति विज्ञान भी थे, और उन्होंने सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्यों में बहुत रुचि ली थी। और लेकिन जाति के विषय में सूचना एकत्र करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयत्न जनगणना के माध्यम से किया गया। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया। इसके बाद 1881 से जो जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियमित रूप से हर 10 साल बाद कराई जाने लगी। 1901 में हर्बर्टन रीजले के निर्देश के कराई गई, और जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न किया गया, अर्थात किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या कितना नीचा स्थान प्राप्त है। और तंत्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई, और जाति के सामाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव भी पड़ा, और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा जनगणना आयुक्तों के पास सैकड़ों याचिकाएं भेजी गई।
जिनमें उन्होंने सामाजिक क्रम के अपनी जाति को अधिक ऊंचा स्थान देने की मांग की थी और अपने दावे के समर्थन में अनेक ऐतिहासिक तथा धर्मशास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे। कुल मिलाकर विद्वान वह महसूस करते हैं कि इस प्रकार की जाति गणना और आधिकारिक रूप से जातियों की प्रतिस्थिति का अभिलेखन करने के प्रत्यक्ष प्रयास ने जाति संस्था के स्वरूप को ही बदल डाला और इस प्रकार के हस्तक्षेप से पहले जातियों की पहचान अपेक्षाकृत बहुत अधिक अस्थिर तथा कम कठोर थी। और जब एक बार उनकी गणना प्रारंभ हो गई और उससे अलिखित किया जाने लगा तो फिर जाति का एक नया जीवन प्रारंभ हो गया। और इन प्रयत्नों के अंतर्गत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जाति तथा जनजातियों की सूचियों तथा अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातीय शब्द अस्तित्व में आए और जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थे, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता था और जिनमें सभी यथाकथित अस्पृश्य यानी अछूत जातियां शामिल थी, उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया। यानी आप आगे सामाजिक अपवर्जन विषयक 5वें अध्याय में अस्पृश्यता और उसके विरुद्ध संघर्ष के बारे में और पढ़ेंगे। और इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में अनेक प्रमुख परिवर्तन किए। शायद यह कहना अधिक समीचीन होगा कि औपनिवेशिक काल में जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए और इस काल में पूंजीवाद और आधुनिकता के प्रसार के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में तेजी से बदलाव आ रहा था। उसके बाद जाति का समकालीन स्वरूप के बारे में देखें। उसके पहले ये है पेरियार, इनका नाम है पेरियार यानी ईवी रामास्वामी नायकर। इनका जन्म 1879 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1973 में हुआ था। और पेरियार एक बुद्धिवादी और दक्षिणी भारत के निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हर व्यक्ति यह जन्मसिद्ध अधिकार है हर व्यक्ति का कि वह स्वतंत्र और समानता का आनंद ले। तो चलिए देखते हैं जाति का समकालीन रूप के बारे में। 1947 में भारत को प्राप्त स्वतंत्रता वैसे तो एक बहुत बड़ी घटना थी, पर उसके बाद भी भारत को अपने औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला। राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने में भी जाति व्यवस्था, जातीय भावनाओं एवं अधिकारों ने अनिवार्य रूप से अपनी भूमिका अदा की। और दलित वर्गों और विशेष रूप से अस्पृश्य जिसे अछूत कहा जाता था, उससे साझी जाने वाली जातियों को संगठित करने के प्रयत्न राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुके थे। जातीय अधिक्रम के दोनों सिरों से उच्च कही जाने वाली जातियों के प्रगतिशील सुधारकों और नीची समझी जाने वाली जातियों के सदस्यों जैसे पश्चिमी भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर और दक्षिण भारत में अय्यन काली और श्री नारायण गुरु, उसके बाद योतीदास और पेरियार जिन्हें ईवी रामास्वामी नायकर कहते हैं, दोनों ने ही इस दिशा में पहल की। और महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध अपने विरोधा आंदोलन शुरू कर दिए थे और अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और जब स्वतंत्रता से क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगी, तब तक राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य में मोटे तौर पर यह सहमति हो गई कि जातीय विभिन्नताओं का उन्मूलन कर दिया जाए। राष्ट्रवादी आंदोलन में मुख्यतः यह प्रबल दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था। लेकिन राष्ट्रवादी नेतागण जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, सबसे नीचे साझी जाने वाली जातियों को उत्थान के लिए अस्पृश्यता तथा अन्य जाति प्रतिबंधों के उन्मूलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहे और साथ ही भूस्वामी उच्च जातियों को यह आश्वासन देने में सफल रहे कि उनके हित का भी ध्यान रखा जाएगा। इनका नाम है श्री नारायण गुरु। इनका जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1928 में। ये केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के कुप्रभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया और सबके लिए जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था।
उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य को ये अंतर्विरोध विरासत में मिले जो बाद में प्रतिबिंबित होते रहे। और एक ओर तो राज्य जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था और भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया। दूसरी ओर राज्य उन मूलचूल सुधारों को लाने में असमर्थ एवं अनिच्छुक था जो जातीय असमानताओं के लिए आर्थिक आधार को दुर्बल बना लेते। और एक अन्य स्तर पर भी राज्य ने यह माना कि यदि वह जाति प्रथा की ओर आंखें बंद करके काम करेंगे तो उससे स्वतः ही जाति आधारित विशेषाधिकार कमजोर पड़ जाएंगे और अंतर्गतवा इस संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। उदाहरण के लिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों के मामले में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और इस प्रकार अच्छी तरह से शिक्षित उच्च जातियों और अल्प शिक्षित अथवा अक्सर निरक्षर निम्न जातियों को समान आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। और इसका एकमात्र अपवाद यही था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद आरक्षित होते थे। राज्य के विकास संबंधी कार्यकलाप और निजी उद्योग की समृद्धि ने भी आर्थिक परिवर्तन में तीव्रता और गहनता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित किया। आधुनिक उद्योग ने सभी प्रकार के नए नए रोजगार के अवसर तैयार किए जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं थे। नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन सहन की परिस्थितियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के जाति पृथकीकृत स्वरूपों का अधिक समय तक चलाना मुश्किल कर दिया। और एक अन्य स्तर पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय व्यक्तिवाद और योग्यता तंत्र अर्थात योग्यता को महत्व देने के उदार विचारों से आकर्षित हुए और उन्होंने अधिक अतिवाद जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर यह भी उल्लेखनीय था कि जाति व्यवस्था कितनी लचीली साबित हुई और औद्योगिक नौकरियों में भर्ती चाहे वह भर्ती मुंबई के कपड़ा मिलों में हो और या कोलकाता के जूट मिलों में अथवा कहीं अन्यत्र हो और जाति और नातेदारी के आधार पर होती रही। और बिचौलियों जो इन कारखानों या मिलों के लिए मजदूर भर्ती करता था अपनी जाति या क्षेत्र के उम्मीदवारों में से मजदूर चुनता था जिससे उन विभागों या कारखानों में अक्सर एक खास जाति के मजदूरों का ही बोलबाला रहा था और अछूतों के प्रति खून भेदभाव बर्ताव में जाता था। और शहरों में भी इस तरह के पूर्वाग्रह का अभाव था, हालांकि यह गांवों की तुलना में कम था। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जाति संस्कृति और घरेलू क्षेत्रों में ही सबसे सुदृढ़ सिद्ध हुई। अंतर्विवाह यानी अपनी जाति के भीतर विवाह करने की परिपाटी आधुनिकीकरण और परिवर्तन के बड़े तौर पर अप्रभावी रही। आज भी अधिकांश विवाह जाति की परिसीमाओं के भीतर ही होते हैं। हालांकि अंतरजातीय विवाह अब पहले की तुलना में अधिक हो रहे हैं। संभवतः परिवर्तन का सबसे घटनापूर्व एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र रहा है। स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही। हालांकि इसके आधार पर कार्य करना जटिल से जटिलता होता गया और इससे के भविष्य के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन भी है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। 1980 के दशक से ही 80 के दशक से तो हमने स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीतिक दलों को भी उभरते देखा है, लेकिन प्रारंभिक सामान्य चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रही है। और परंतु इसके तुरंत बाद ही स्थिति अत्यंत जटिल हो गई क्योंकि भिन्न भिन्न दलों ने जातीय आधार पर मत प्राप्त करने की संभावना के हिसाब लगाने से एक दूसरे से होड़ शुरू कर दिए। परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानववैज्ञानिकों ने कई नई संकल्पनाएं गढ़ी और शायद उन संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की है। ये दोनों संकल्पनाएं M.N. श्रीनिवासन की देन है और लेकिन इन पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना की गई है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्यम निम्न जिनके द्वारा जाति के सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च करने का प्रयत्न करते हैं। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफी बड़ी होती है और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि का अधिकार प्रदान किए गए थे। इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए थे और दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इन अर्थ में अनुपस्थित यानी दुर्वासी जमींदार
अर्थ है कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतीहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। वे अक्सर उस गांव में भी नहीं रहते थे, बल्कि उनका आवास कस्बों या शहरों में होता था। अब ये भूमि अधिकार उससे अगले स्तर के दावेदारों पर प्राप्त हो गए, जो कृषि के प्रबल प्रबंध में तो शामिल थे पर स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। और ये मध्यवर्ती जातियां अभी स्वयं परिश्रम नहीं करती थी, बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर आश्रित थी, जिनमें विशेष रूप से अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे। और किंतु एक बार जब उन्हें भूमि अधिकार मिल गए तो फिर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली और उनकी बड़ी संख्या में भी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के इस युग में उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार यह मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतीहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमि अदा करने में लगी। इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वकलिंग और आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खंबा लोग, और महाराष्ट्र के राठे, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, और गुजरात के परिदार लोग हैं। और समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए प्रयत्न महत्वपूर्ण, फिर भी समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्वपूर्ण भी इस विरोधाभासी परिवर्तन में भी एक परिवर्तन यह है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। और इन समूहों के लिए जो स्वतंत्रता काल के विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, जातीयता का महत्व सचमुच कम हो गया प्रतीत होता है कि क्योंकि अब इसका कार्य भली भांति संपन्न हो चुका है। इन समूहों की जातीय परिस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रही कि इन समूहों को तीव्र विकास करना, प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो, और खास तौर पर ऊंची जातियों के संप्रभात लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान तथा प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा में लाभान्वित होने में सफल हुए। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठा सके। और इस प्रारंभिक अवधि में शेष समाज की तुलना में उनकी अग्रणी स्थिति यानी शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी स्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किस गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। और उनकी दूसरी तरफ तीसरी पीढ़ियों ने जब उनकी विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति और सुदृढ़ हो गई, तब इन समूहों का यह विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज्यादा लेन देन नहीं था। निश्चित रूप से इन समूहों की तीसरी पीढ़ियों के लिए उनकी आर्थिक एवं शैक्षणिक पूंजी अकेले ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है कि उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होते रहे। और इस समूह के लिए सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं रही है। यह धार्मिक रीति रिवाज, विवाह अथवा नातेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है, किंतु यह एक विशेषीकृत या विभेदित समूह है। और इस तथ्य ने आगे एक और जटिलता उत्पन्न कर दी। और यद्यपि विशेषाधिकार या सुविधा प्राप्त इस समूह में उच्च जाति लोगों का ही बाहुल्य है, लेकिन उच्च जातियों के लिए सभी लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उनमें से कुछ लोग गरीब भी हैं। और ये है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। इनका जन्म 1916 में हुआ था, 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानवविज्ञानी हैं। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब द रिमेम्बर्ड विलेज सामाजिक मानवविज्ञान में गांवों की एक सबसे अच्छे अध्ययनों में से एक है। उसके बाद जहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनके लिए तो उपर्युक्त से विपरीत स्थिति ही घटित हुई है। उनके लिए जाति और अधिक दिखने वाले हो गई हैं। निस्संदेह उनकी जाति ने उनकी पहचान के एक अन्य सभी आयामों को ग्रस लिया है क्योंकि उन्हें विरासत में कोई शैक्षणिक और सामाजिक पूंजी नहीं मिली है और उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है। इसलिए वे अपनी जातीय पहचान को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्ति में से एक है। इसके आगे वे सभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं और आरक्षण की नीतियां
और राजनीतिक दबाव में आकर राज्य द्वारा उन्हें दिए गए अन्य संरक्षण ही उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं, परंतु इन जीवन संरक्षण साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है और अक्सर यही उनकी पहचान का वह पक्ष होता है जिसे दुनिया मान्यता देती है। देखते हैं उसके बाद जनजातीय समुदाय के बारे में। जनजातीय एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी है। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों से अर्थात वे क्या है और यह बताकर की गई। जनजातीय ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। उनका कोई सामान्य प्रकार का राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं था और उनके समुदाय कठोर रूप से वर्गों में नहीं बटे हुए थे। जनजातीय समाजों का वर्गीकरण में देखें तो जहां तक सकारात्मक विशिष्टताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके अस्थायी तथा अर्जित लक्षणों के अनुसार विभाजित किया गया है। अस्थायी लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टता और परिस्थिति के आवास शामिल है और अस्थायी लक्षण भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी काफी घनी है। जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत में रहता है, जो पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है, जिसके हृदय स्थल यानी मध्य भाग में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित है। जनजातीय जनसंख्या के शेष 15% में से 11% से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में है और बाकी 3% से थोड़े से अधिक शेष भारत में रहते हैं। यदि हम राज्य की जनसंख्या में जनजातियों के हिस्से पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी सबसे घनी है। वहां असम को छोड़कर सभी राज्यों में उनका घनत्व 30% से अधिक है और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में तो जनजातीय आबादी 60% से अधिक है और 95% तक है, किंतु देश के शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है, यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी जातीय राज्यों में 12% से कम है। इन पारिस्थितिकी आवासों में पहाड़ियाँ, वन, ग्रामीण मैदान और नगरीय औद्योगिक इलाके ये शामिल हैं। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 श्रेणियां अर्थात भारत आर्य के द्रविड़ परिवार की भाषाएं शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और जनजातियों में से लगभग 1% लोग हैं भारतीय आर्य परिवार की भाषा और लगभग 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं और 2 अन्य भाषा समूह ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी प्राथमिक रूप से जनजाति लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा और तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं 80% से अधिक जनजातीय द्वारा बोले जाते हैं। शारीरिक प्रजातियां दृष्टि से जनजातियों का नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड और मैंग्रोलाइड द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजातियों की संख्या लगभग 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनजाति यानी अंडमान द्वीपवासियों की जनसंख्या शायद 100 व्यक्तियों से भी कम है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, भील, संथाल, रुवार, मीना, बोडो और मुंडा है। इनमें से सभी की संख्या कम से कम 10 लाख है और जनसंख्या 10 लाख है। उसके बाद जनजातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का लगभग 8.2% या लगभग 8.4% करोड़ व्यक्ति हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है अथवा लगभग 104 मिलियन जनजातियों लोग इस देश में निवास करते हैं। उसके बाद देखिए अर्जित लक्षण के बारे में। तो अर्जित लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण 2 मुख्य कसौटियों आजीविका के साधनों और हिंदू समाज में उनके समावेशन की सीमा अथवा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। और उसके बाद आजीविका के आधार पर जनजातियों को मछुआ, खाद्य संग्राहक के आखेट यानी शिकारियों, झूम खेती करने वाले कृषक और बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लेकिन अकादमिक समाजशास्त्र और राजनीति तथा सार्वजनिक मामले में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी
वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि हिंदू समाज में अमुक जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है, और इस आत्मसत्कारण को जनजातियों के दृष्टिकोण से अथवा जैसे कि अवसर होता है प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जनजातियों के दृष्टिकोण से आत्मसत्करण की सीमा के अलावा हिंदू समाज के प्रति अभिवृत्ति भी यानी रुख है, ये अभिवृत्ति भी एक बड़ी कसौटी है, क्योंकि जनजातियों की अभिवृत्तियों में के बीच काफी अंतर होता है। कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है, जबकि कुछ जनजातियों इसका प्रतिरोध या विरोध करते हैं। मुख्यधारा के दृष्टिकोण से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थिति के दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसमें कुछ को तो उच्च सम्मान दिया जाता है पर अधिकांश को आमतौर पर नीचा स्थान भी मिला है। जनजाति एक संकल्पना की जीवनी के बारे में देखें। 1960 के दशक में विद्वानों के बीच इस प्रश्न को लेकर वाद विवाद होता रहा कि क्या जनजातियों को जाति आधारित यानी कृषि हिंदू में जाति आधारित कृषक समाज के एक सिरे पर विस्तार माना जाए अथवा वे पूर्ण रूप से एक भिन्न प्रकार की समुदाय। जो विद्वान विस्तार के पक्ष में थे उनका कहना था कि जनजाति जाति आधारित कृषक समाज से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, लेकिन उनमें स्तरीकरण बहुत कम हुआ है और संसाधनों के स्वामित्व के मामले में वे समुदाय आधारित अधिक और व्यक्तित्व आधारित कम है। किंतु उनके विरोधी पक्ष का कहना था कि जातियों से पूरे तरह से भिन्न होती है, क्योंकि उनमें धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता का भाव नहीं होता है कि वे जाति व्यवस्था के केंद्र बिंदु है। संक्षेप में जनजाति और जाति के बीच के अंतर को दर्शाने वाले तर्क पवित्रता और अपवित्रता और अधिक्रमित एकीकरण में विश्वास रखने वाली हिंदू जातियों और अपेक्षाकृत अधिक समतावादी और नातेदारी आधारित सामाजिक संगठन की रीतियों वाली जीववादी जनजातियों के बीच माने गए संस्कृति अंतर पर आधारित था। 1970 के दशक तक आते आते जनजाति की सभी प्रमुख परिभाषाएं दोषपूर्ण देखने में लगने लगी। यह दर्शाया गया कि जनजाति और कृषक समुदाय के बीच किया गया अंतर साम्य रूप से अपनाई गई कसौटियों जैसे आकार, पृथ्वीकरण, धर्म और आजीविका के साधनों में से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और संथाल, गोंड और भील जैसी कुछ भारतीय जनजातियां बहुत बड़ी है और काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। मुंडा जैसी कुछ अन्य जनजातियां ये जनजाति हो के नाम कुछ अन्य जनजातियां हैं जो काफी समय से एक स्थान पर बसकर खेती करने लगी हैं। और यहाँ तक कि बिहार की बिरहोल जैसी शिकारी संग्राहक जनजाति ने भी विशेष प्रकार के घर वसा लिया है और जहाँ रह कर वे टुकड़ियां बुनती है और तेल निकालने जैसे अन्य कार्य करती है। कुछ अनेक मामले में यह भी इंगित किया गया है कि अन्य विकल्पों के अभाव में जातियों या गैर जनजातियों ने शिकार और संग्रहण का पेशा अपना लिया है। जाति और जनजाति के बीच के अंतरों पर जो चर्चा हुई उसके साथ ही उन प्रक्रियाओं तथा उपायों के विषय में काफी बड़ा साहित्य तौर पर किया गया, जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न युगों ने जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात किया गया। ये प्रक्रियाएं थी संस्कृतिकरण और स्वर्ण हिंदुओं द्वारा विजय के बाद भेजियों को शूद्र वर्णों के अंतर्गत शामिल करना और पर संस्कृति ग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भारतीय इतिहास के संपूर्ण विस्तार में यह अक्सर देखने को मिलता है कि विभिन्न जनजाति समूहों को हिंदू समाज के जाति अधिक्रम में विभिन्न स्तरों पर आत्मसात कर लिया गया, क्योंकि जमीनों पर बस्तियां बसा दी गई और जंगलों का सफाया कर दिया गया। इसे या तो स्वाभाविक या समानांतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जिसके द्वारा सभी समूहों का पथों के रूप में हिंदुत्व में आत्मसात्मीकरण कर लिया गया और इससे शोषणात्मक प्रक्रिया माना गया। मानव वैज्ञानिकों की प्रारंभिक शाखा के लेखकों ने मुख्य धारा में जनजातियों के समावेशन के सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया, जबकि परिवर्तित लेखकों ने सम्मिलित करने के शोषणात्मक तथा राजनीतिक स्वरूप पर अपना लेखन केंद्रित किया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना था कि जनजातियों के ऐसे आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूत रहे हो मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। इसके स्थान पर उनका यह
प्रस्ताव है कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीय प्रघटना माना जाए जो पहले से विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे राज्येतर समूहों के बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए, और ऐसा संपर्क स्वयं ही एक जनजातिवादी विचारधारा को जन्म देता है। जनजाति समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों ने से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगे। फिर भी यह आम धारणा है कि जनजाति समुदाय उन प्रस्तर युगीन आखेटक और संग्राहक समाजों के समान है जो सामयिक परिवर्तनों से अछूत रहे हैं, अभी भी सामान्य तौर पर विद्यमान है। हालांकि काफी लंबे समय तक से यह सच नहीं रहा है। आइए सर्वप्रथम आदिवासियों पर भी विचार करें। आदिवासी लोग सदा इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितने वे आज हैं। मध्य भारत में अनेक गूढ़ राज्य रहे हैं और जैसे गढ़ मंडला या चंदा मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भारत के तथाकथित राजपूत राज्यों में से अनेक रजवाड़े वास्तव में राज्य आदिवासी समुदाय में स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से मैदानी इलाकों के लोगों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वे कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करते थे जिनके अंतर्गत वे वन्य उत्पादन, नमक और हाथी बेचा करते थे। इसके अतिरिक्त जब वन्य संसाधनों और खनिजों का दोहन करने और सस्ते श्रमिकों की भर्ती करने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभियान चला तो उसने काफी समय पहले जनजाति समाजों को मुख्यधारा वाले समाज के संपर्क में ला दिया। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजाति विकास के बारे में देखें। विकास की अनिवार्यताओं ने जनजाति के प्रति राज्य के रुख या अभिवृत्तियों को शासित किया और राज्य के नीतियों को आकार दिया। राष्ट्रीय विकास के नाम पर विशेष रूप से नेहरू युग के में बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई भी शुरू की गई, क्योंकि जनजातीय इलाकों देश में खनिज संपन्न और वंशादित भागों में स्थित थे। इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार के विकास से जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए। खनिजों के दोहन और जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों के उपयोग, जिनमें से अनेक स्थल जनजातीय इलाकों में स्थित हैं, उसका एक आवश्यक उप उत्पादक यह था कि जनजातीय लोगों से उनकी जमीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे, इसलिए वन छिन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा। वनों का दोहन यानी कटाई तो सुव्यवस्थित रूप से ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था और वह प्रवृत्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जारी रहा। जमीनों पर निजी मालिकाना हक दिए जाने से भी जनजातीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ समुदाय आधारित सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी और उनके स्थान पर नई व्यवस्था लागू किए जाने से उन्हें हानि उठानी पड़ी। इसका एक सबसे ताजा उदाहरण नर्मदा पर बनाए जा रहे बांधों की श्रृंखला है, जहां अधिकांश कीमत अर्थात जिन लोगों को उसकी वजह से हानि हुई है और लाभ असंगत अनुपात में विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को मिल रहे हैं। जनजातीय लोगों की घनी आबादी वाले अनेक क्षेत्रों और राज्यों को विकास के दबाव के कारण गैर जनजातीय लोगों के भारी संख्या में अप्रवास की समस्या से भी जूझना पड़ा और इससे जनजातीय समुदाय के छिन्न भिन्न होने से और दूसरी संस्कृतियों के हावी हो जाने का खतरा भी पैदा हो गया। उदाहरण के लिए झारखंड के औद्योगिक इलाकों में वहां की जनसंख्या में राजनीतिक अनुपात कम हो गया, लेकिन सबसे अधिक नाटकीय स्थिति संभवतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न हुई और वहां त्रिपुरा जैसे राज्य की जनसंख्या में जनजातीय लोगों का अनुपात एक ही दशक में घटकर आधा रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे अल्पसंख्यक बन गए। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही दबाव समूह किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं समकालीन जनजातीय पहचान के बारे में। मुख्य धारा की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदाय के बलात् समावेश का प्रभाव जनजातीय संस्कृति तथा समाज पर ही नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था पर भी समान रूप से पड़ा। आज जनजातीय पहचाने उन जनजातियों की आदिम यानी मौलिक विशिष्टताओं को जो कि सिर्फ जनजातीय की ही होती थी, उसके बजाय इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से बनी है। चूंकि मुख्य धारा के साथ अंतःक्रिया आमतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, इसलिए आज अनेक जनजातीय पहचाने गैर जनजातीय जगत की दुर्गदमनीय शक्ति का प्रतिरोध एवं
विरोध करने की विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन ऐसी सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव पहले से चली आ रही समस्याओं के कारण तिरोहित हो गया। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक राज्य कई दशकों से ऐसे विशेष कानूनों के अंतर्गत जिनसे वहां के निवासियों की नगरीय स्वतंत्रता सीमित हो रही है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों से में सने सने एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में जो यह वर्ग सर्वाधिक दृष्टिगोचर हो रहा है, और लेकिन अब यह देश के अन्य भागों में भी है और विशेष बड़े जनजातीय समुदाय के सदस्यों में काफ़ी साफ दिखाई देने लगा है। और आरक्षण की नीतियों के साथ मिलकर, जिनके बारे में आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, साथ मिलकर शिक्षा एवं एक नगरीकृत व्यवसायिक वर्ग का निर्माण कर रही है। जो जनजातीय समाजों में अधिकाधिक अंतर बढ़ता जाएगा, अर्थात उनके भीतर वर्गों एवं विभाजनों का विकास होता जाएगा और ज्यों त्यों जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के लिए भिन्न भिन्न आधार विकसित होते चले जाएंगे। दो प्रकार के मुद्दे ने जनजातीय आंदोलनों को तुल देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रकार के मुद्दे वे हैं जो भूमि तथा विशेष रूप से वनों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है, और दूसरे प्रकार के मुद्दे का संबंध निर्जातीय सांस्कृतिक पहचान के मामले से है। यह दो मुद्दे अक्सर साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में विभिन्नता होने से यह अलग अलग भी हो सकती है। जनजातीय समाजों में मध्यवर्गीय लोगों द्वारा अपनी जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के कारण उन कारणों से भिन्न हो सकते हैं जिनके लिए गरीबों और अशिक्षित जनजातीय लोग जनजातीय आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि किसी भी अन्य समुदाय के साथ हैं। और इस प्रकार के आंतरिक गतिशीलताओं और बाह्य शक्तियों के बीच के संबंध ही इसके भविष्य को कुछ रूप प्रदान करते हैं। यहाँ बॉक्स में दिया गया जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि जनजातीय समाज के भीतर भी एक मध्य वर्ग का प्रादुर्भाव चला है, और विशेष रूप से इस वर्ग के प्रादुर्भाव के साथ ही संस्कृति, परंपरा और आजीविका, यहाँ तक कि भूमि तथा संसाधनों का नियंत्रण और आधुनिकता की परियोजना के लाभों में हिस्से की मांग भी जनजातियों में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के आग्रह का अभिन्न अंग बन गई है। इसलिए अब जनजाति के उनके मध्य वर्गों एक नई जागरूकता की लहर आ गई है, और इससे मध्य वर्ग स्वयं भी आधुनिक शिक्षा और आधुनिक व्यवसाय का परिणाम है, जिन्हें सरकार के आरक्षण नीति से बल मिलता है। देखते हैं परिवार और नातेदारी के बारे में। हम में से हर कोई एक परिवार में उत्पन्न हुआ है, और हम में से अधिकांश लोग परिवार में अनेक वर्ष बिताए होंगे। आमतौर पर हम अपने परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सहोदय, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी तथा चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, इसके बारे में बहुत लगाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरे बारे में हम ऐसा महसूस नहीं करते। एक ओर तो हम उनके हस्तक्षेप के लिए अप्रसन्नता या रोष प्रकट करते हैं, फिर भी जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनके रोबदाब पूर्ण तरीके के लिए तरसते हैं और उन्हें याद करते हैं। परिवार गहरे स्नेह एवं देखभाल का स्थान है। दूसरी ओर एक कटु संघर्षों, अन्याय और हिंसा का स्थान भी हो सकता है। परिवार और नातेदारी में मादा शिशु की हत्या, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच हिंसापूर्ण लड़ाई झगड़े और घिनौने कानूनी विवाद भी इसका वैसे ही एक हिस्सा होते हैं, जैसे प्यार, त्याग तथा बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा एवं देखभाल की कहानियां। परिवार की संरचना का अध्ययन इसके एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज के अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ उसके संबंधों के बारे में दोनों ही रूप में किया जा सकता है। स्वयं परिवार को मूल परिवार अथवा विस्तृत परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मुखिया यानी कर्ता एक पुरुष या एक स्त्री हो सकते हैं। वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार मातृवंशीय अथवा पितृवंशीय हो सकते हैं। परिवार की यह आंतरिक संरचना आमतौर पर समाज की इन अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनाओं से जुड़ी होती है। इस प्रकार हिमालयी क्षेत्र के गाँवों में पुरुषों के प्रवसन से उस गाँव में ऐसे परिवारों का अनुपात असामान्य रूप से बढ़ सकता है जिनके मुखिया स्त्रियां हैं, और
या भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य कर रहे युवा माता पिता का कार्य समय ऐसा हो कि वे अपने बच्चों की देखभाल ठीक से न कर सके तो वहां दादा दादियों तथा नाना नानियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी वहां आकर बच्चों की देखभाल करनी होगी। इस प्रकार परिवार की संरचना अथवा उसके संगठन में परिवर्तन हो सकता है और इस परिवर्तनों को समाज में होने वाले अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में समझा जा सकता है। परिवार यानी निजी क्षेत्र, परिवार आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, शैक्षणिक यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में से जुड़ा होता है और परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे लिए इसका अस्तित्व स्वतः स्वीकृति है और हम यह भी मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों का परिवार भी हमारे परिवार की तरह ही होंगे। तथापि हमने देखा कि परिवारों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है और यह बदलती भी रहती है। यह परिवर्तन कभी कभी तो आकस्मिक तौर पर होते रहते हैं। जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है अथवा लोग काम की तलाश में अन्यत्र जा बसते हैं तो कभी कभी यह परिवर्तन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। जैसे कि जब युवा लोग बुजुर्गों द्वारा अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करने के बजाय स्वयं ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं, अथवा जब समाज में समलैंगिक प्यार का खुले तौर पर इजहार किया जाता है। उपयुक्त प्रकार के परिवर्तनों से यह स्पष्ट है कि परिवार की संरचनाओं में भी बदलाव नहीं आता, बल्कि संस्कृति, विचार, मानकों और मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। किंतु इस प्रकार के परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। इतिहास और आधुनिक काल की घटनाओं से पता चलता है कि अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में किए जाने वाले परिवर्तन का घोर हिंसात्मक विरोध किया गया है। इस संबंध में परिवार के में भी इन कई आयाम होते हैं, किंतु भारत में परिवार विषयक चर्चाएं अक्सर मूल्य और विस्तृत परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मूल्य और विस्तारित परिवार के बारे में देखें। मूल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। विस्तृत परिवार जैसे आमतौर पर संयुक्त परिवार कहा जाता है, उनके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक से अधिक युगल होते हैं यानी दंपति होते हैं और अक्सर वे 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। इनमें से कई भाई भी हो सकते हैं जो अपने अपने परिवारों को लेकर संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं, और या एक बुजुर्ग दंपति और जो अपने बेटों पोते और परिवारों के साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार अक्सर भारतीय होने का सूचक माना जाता है, लेकिन अब बल्कि पहले भी यह किसी भी अर्थ में परिवार का प्रमुख रूप नहीं रहा है। यह समुदाय के कुछ अनुभागों का कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित है। वास्तव में अंग्रेजी का ज्वाइंट फैमिली शब्द ही, जिसे हिंदी में संयुक्त परिवार कहा जाता है, देशज नहीं है। जैसे कि IP देसाई का कहना है कि अंग्रेजी का ज्वाइंट फैमिली शब्द किसी भी ऐसी भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है। यह बात रुचिकर है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में संयुक्त परिवार के लिए प्रयुक्त शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्वाइंट फैमिली शब्द का अनुवादित की पर्याय है। और परिवार के विविध रूप में देखे अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न समाजों में किस तरह विविध प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले से पत्नी स्थानीय और कुछ पति स्थानीय होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़े वधू के माता पिता के साथ रहते हैं और दूसरी स्थिति में वर माता पिता के साथ रहता है। उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मातृवंशीय समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है और पितृवंशीय समाज में पिता से पुत्र को मिलता है संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद पितृतंत्रात्मक परिवार संरचना में पुरुषों की सत्ता और प्रभुत्व होता है और मातृत्वात्मक परिवार संरचना में स्त्रियां सामान्य प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है। हालांकि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना है। मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अर्थात ऐसा समाज नहीं है जहां स्त्रियां प्रभुत्वशाली हो। हालांकि मातृवंशीय समाज अवश्य पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे समाज जहां स्त्रियां अपनी माताओं से उत्तराधिकार के रूप में जायदाद पाती है, परंतु उस पर उनका अधिकार नहीं होता है और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार होता है।